तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीटेट वर्ग 2 भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है सोशल साइंस की, जिसमें पिछली बार जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे वो यूरोपीय कंपनियों से पूछे गए थे। भाई यूरोपीय कंपनियां भारत में कैसे आई, पहली कंपनी कौन सी आई, कौन सा पहला जो है आपका शासक आया था, या फिर कैसे अंग्रेज भारत में आए, कौन कौन से युद्ध हुए, कर्नाटक के कैसे युद्ध हुए। तो इन सब के बारे में आज आपको हम बताने वाले हैं। इसमें आपको पहले हम थोड़ी सी थ्योरी करवा देंगे, थ्योरी के साथ साथ में आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल इन्फोग्राफिक नोट्स की तरह से आपको बताएंगे भाई अंग्रेज कहाँ पर थे, पुर्तगाली कहाँ पर आए, फ्रांसीसी कहाँ पर आए, डच कैसे आए, डेनिस आए फिर चले गए, क्यों चले गए, सबसे लास्ट में कौन गया, ये सब आपको बताने वाले हैं ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे प्रैक्टिस सेट, सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी भी हो सके। चलिए फर्स्ट स्लाइड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ही आपको बता दें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 में। ये सबको पता है 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। जमोरिन ने उसका स्वागत किया। बहुत भैया अच्छा लगा लोगों को कि कोई भारत में बाहर से आया हुआ है, कोई विदेशी आया हुआ है। उसके बाद में 1602 में डच आए, ठीक है। डच के बाद में अंग्रेज आए 1600 में, डेनिश आए 1616 में, और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी 1664 में। और सबसे लास्ट में भारत से गए भी यही है, कौन, फ्रांसीसी। पौंडीचेरी में सबसे लास्ट में भारत से जाने वाले कौन थे, तो ये थे फ्रांसीसी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोग आए थे। इनका क्रम भी कभी कभी पूछ लेते हैं भाई कौन किस क्रम में आया था, तो क्रम यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रियां भी स्थापित की थी। कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंग्रेज यहाँ पर थे, पुर्तगाली केरल पे आए थे, केरल का कालीकट बंदरगाह पे आए थे, ठीक है। यहाँ पर फ्रांसीसी, डच और डेनिश, ये सब आपको बताने वाले हैं। चलिए भाई चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुर्तगाली साम्राज्य की, कैसे कैसे आए थे, क्योंकि ये पहले हैं और यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य की बात करें तो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा था। अपनी इसी नाव से वो भारत में पहुंचा था। कहाँ पर आया था, कालीकट के बंदरगाह पर आया था, केरल का कालीकट बंदरगाह। यहाँ पर सबसे पहले वास्को डी गामा ने एंट्री ली। स्वागत किसने किया, तो जमोरिन ने, जो वहाँ का राजा था। उसने जब उसको पता चला कि भाई कोई विदेशी भारत में आ रहा है और वास्को डी गामा उसका नाम है, तो बढ़िया से उसका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। क्योंकि हम पहले भी इसी उस पर चलते रहते हैं लाइन पर कि अतिथि देवो भव, ठीक है। और दूसरा, भारत के बाहर से कोई आ रहा है, अब जितना अच्छा स्वागत करेंगे उतना वो जाकर के भारत की बड़ाई बाहर करेगा। यही सोच करके जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का बहुत बढ़िया से स्वागत किया। किस जहाज से आया था, तो साओ गैब्रियल जहाज से वास्को डी गामा भारत आया था। यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत किस जहाज से आया था, साओ गैब्रियल जहाज से आया था। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है भाई फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में भारत पहुंचा था। अब ये प्रथम वायसराय था, ठीक है। ध्यान रखना, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन सा था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसे हम शांत जल की नीति कहते हैं, ये नीति इसने चालू की थी। ये नीति बहुत पूछी जाती है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चालू की थी, तो ये चालू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। और इसने इसलिए चालू की थी जिससे कि कोई और भारत में ना आ पाए। यानी कि देखो, कोई भी आएगा समुद्र के रास्ते से आएगा, उसने कहा जो भी समुद्र के रास्ते से अगर आएगा, दक्षिण से आएगा इधर केरल वाले रास्ते से, तो भाई हमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा यार टैक्स देने का क्या मतलब है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि भारत कितना ज़्यादा समृद्ध है, मसाले वगैरह वहाँ पर पाए जाते हैं, इतना लोगों को आइडिया नहीं था। तो लोगों ने कुछ समय के लिए वहाँ पर जाना मना कर दिया, भाई टैक्स वैक्स हम नहीं दे पाएंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। उसके बाद में इनका जो महत्वपूर्ण गवर्नर था, जो महत्वपूर्ण वास्तविक संस्थापक जिसको हम कहते हैं, वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसी ने पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की। बेसिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण इसी को माना जाता है। ये है इसका वास्तविक संस्थापक। 1510 में इसने क्या किया, गोवा पर कब्जा कर लिया, ठीक है। 1510 में ये आए थे केरल पे, कुछ दिनों तक केरल में रहे, उसके बाद ये गोवा की तरफ बढ़े और गोवा पर इन्होंने कब्जा कर लिया। 1510 में गोवा पर कब्जा किया, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। गोवा का शासक उस समय यूसुफ आदिल शाह था। पुर्तगालियों ने गोवा को आसिफ शाह से छीन लिया और कोचीन में जो है इसका प्रथम मुख्यालय बनाया, ठीक है। तो कोचीन में इनका पहला मुख्यालय था, यह भी आपको याद रखना है। तो पुर्तगालियों के बारे में कितनी चीजें क्लियर हुई। वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहले वो पहुंचा, जमोरिन ने स्वागत किया, गैब्रियल जहाज से पहुंचा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में पहला वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की है। उसके बाद में वास्तविक संस्थापक पूछे तो
अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनकी पहली कोठी पूछ सकते हैं या फिर मुख्यालय पूछ सकते हैं, एक ही बात है। तो ये प्रथम कोठी या मुख्यालय कोचीन में खोली गई थी, केरल में। ठीक है, तो ये है आपका पुर्तगाली साम्राज्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली अगर आए तो अपने साथ में कुछ लाए, उन्होंने हम भारतीयों को कुछ दिया, क्या क्या दिया वो देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो पुर्तगालियों का योगदान और पुर्तगालियों की नीतियाँ, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भाई कार्टेज व्यवस्था इन्होंने हमको दी। ये इस कार्टेज व्यवस्था में क्या होता है, तो समुद्री व्यापार परमिट या फिर लाइसेंस, वही जो हमने आपको अभी बताया था कि भाई अगर कोई भी समुद्र से व्यापार करना चाहेगा पुर्तगालियों को छोड़ करके, तो उसको परमिट लेना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कार्टेज सिस्टम पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी पुर्तगालियों ने की थी। 1556 में गोवा में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और इसी को भारत की पहली प्रेस कहा जाता है। प्रेस वो प्रेस करने वाली प्रेस नहीं, ध्यान रखना, प्रिंटिंग प्रेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1556 गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की इन्होंने स्थापना कर दी। चलिए अब देखो और क्या क्या दिया। तो इन्होंने हमको कुछ फसलें दी जिसमें तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता। तो वो दो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं भाई, लाल मिर्च और पपीता तो ठीक है, लेकिन ये तंबाकू जो दे करके गए उससे आज पूरा भारतवर्ष जो है ग्रस्त है। गुटखा, तंबाकू, पान आपको हर जगह खाता हुआ व्यक्ति मिल जाता है और पूरा भारत इसी वजह से लाल हुआ पड़ा है, मतलब गंदगी हुई पड़ी है इसकी वजह से। ठीक है ना, ये तंबाकू गलत दे करके गए हैं, ये नहीं करना चाहिए था। स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं। तो जो गोथिक शैली है, ये गोथिक शैली भी पुर्तगालियों के द्वारा ही हमको दी गई थी। पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या था, आखिर पुर्तगाली हार क्यों गए, इनका पतन क्यों हो गया। तो धार्मिक असहिष्णुता और डच अंग्रेज से प्रतिस्पर्धा। पहली बात, धार्मिक रूप से ये बहुत ज्यादा कट्टर थे। ठीक है ना, इनके नियम कायदे कानून जो हैं वो नियम कायदे कानून बहुत ज्यादा टफ हुआ करते थे। अगली बात, डच और अंग्रेजों से इनका जो है लड़ाई वगैरह हो गया भाई। ठीक है ना, पहले ये आए, इन्होंने जाकर के पूरे विश्व में फैला दिया भाई मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं, कहाँ पर, भारत में। इन्होंने क्यों फैलाया, इन्होंने सोचा कि भाई कोई और व्यापार करने आएगा तो कार्टेज सिस्टम के तहत हमको जो है टैक्स मिलेगा, तो डबल फायदा लेना चाहते थे और डबल फायदा के चक्कर में ये कहीं के भी नहीं रहे और बाद में इनको भारत से जाना पड़ा। ठीक है, तो डच और अंग्रेज से इनकी प्रतिस्पर्धा हुई जिसकी वजह से इनको भारत से जाना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, डच और डेनिस की बात कर लेते हैं। तो वो डच और डेनिस कुछ टाइम के लिए आए थे, उन्होंने देखा यार यहाँ पर तो बड़ा संघर्ष हो रहा है, यहाँ से निकल लो, यहाँ अपना काम चल नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं डच और डेनिस के बारे में। अगर डच की बात करते हैं तो मुख्य फोकस इनका किस पर था, ये मसाला व्यापार और इंडोनेशिया पर व्यापार करने के लिए आए थे। बेसिकली ये आए थे इंडोनेशिया के लिए, है ना, इनको ये पता था इंडोनेशिया में जो है अच्छे खासे मसाले मिलते हैं। लेकिन जब इनको भारत के बारे में पता चला, जा रहे थे इंडोनेशिया, आ गए भारत की, चलो भारत में भी देख लेते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य था कि मसाला चाहिए और हमें जो है इंडोनेशिया पर जाना है, तो कुछ रुकने की व्यवस्था जहाँ पर हो जाए तो वो भारत में हो जाएगी। सिक्के, पुलिकट में जो पैगोडा स्वर्ण सिक्के ढाले गए हैं ये डचों के द्वारा ही ढाले गए थे। पतन कैसे हुआ इनका, ये कैसे हार गए, तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में और अंग्रेजों ने इनको हरा दिया और अंग्रेजों ने कहा बेटा अब तुम लोग निकल लो, यहाँ रहने लायक तुम हो नहीं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेनिस की। डेनिस कब आए, डेनिस आए 1620 में और पहली फैक्ट्री या पहली कोठी इन्होंने कहाँ पर, ट्रांकेबार तमिलनाडु में अपनी पहली कोठी स्थापित कर दी। ठीक है, मुख्य केंद्र क्या था, तो जो इनका मुख्य केंद्र था वो था श्रीरामपुर, बंगाल। बंगाल इनका मुख्य केंद्र हुआ करता था। ये इस साइड से भारत में एंट्री ली थी इन्होंने। ठीक है, अब चलो 1845 अपनी बस्तियों में अंग्रेजों को भेज दी। इन्होंने जितनी भी बस्तियां अपनी बनाई थी बेसिकली तमिलनाडु पर ही जो है, मतलब बंगाल की साइड में ही ये लोग जो है सिमट करके रह गए थे। कुछ इन्होंने बस्तियां अपनी बना ली थी। बाद में उन्होंने कहा कि यार अपन यहाँ पर सेटिंग अपनी हो नहीं पाएगी, अपन जम नहीं पाएंगे यहाँ पर, एक काम करते हैं, ये जो अंग्रेज सबसे बड़ी शक्ति है इस टाइम पर, तो 1845 में उन्होंने अपनी जो बस्तियां इन्होंने बसाई थी वो सब अंग्रेजों को बेच दी और पैसा वैसा लेकर के ये लोग यहाँ से निकल गए। तो ये दो शक्तियां बीच में आई थी जिनमें डच थे। डचों ने कुछ दिनों तक संघर्ष किया भाई, अंग्रेजों के साथ में थोड़ा बहुत युद्ध लड़ाई लड़ा। ठीक है, लेकिन डेनिस लोग यहाँ पर तुरंत निकल गए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम आपको थोड़ी सी यहाँ पर थ्योरी करवा देंगे और इस इन्फोग्राफिक नोट्स की मदद से फिर आपको 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार आए हैं और जिनके इस बार आने की संभावना है, इन दोनों को भी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको बता दें एमपी टेट वर्ग 2 परीक्षा के लिए हमने बेहतरीन नोट्स भी तैयार किए हैं। जैसे ये तो आपके थ्योरी नोट्स शॉर्ट में है, ठीक है ना, लेकिन जो हमने नोट्स तैयार किए हैं वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए वो बिल्कुल डिटेल्ड में है, हैंड रिटन नोट्स हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी होली ऑफर चल रहा है। ठीक है, वैसे वो 299 रुपये की कंप्लीट है जिसमें पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों मिलेगा। ठीक है ना, मतलब कि आपकी पेडागोजी वगैरह और थोड़ी सी हिंदी भी आती है ना, थोड़ा सा मैथ भी पूछा जाता है। पार्ट ए में जो 20 नंबर का वो भी आपको मिलेगा और 80 नंबर का आपका पूरा का पूरा ये आपका पूरा मतलब सोशल साइंस वाला पार्ट, भूगोल, ज्योग्राफी आपकी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सब भी आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो अभी
₹189 में आपको उपलब्ध है। कब तक? होली तक। होली तक आप ये जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे नोट्स प्राप्त कर लेंगे वो भी आपको बता देते हैं, जिससे कि आप लोग अपना नोट्स लेकर के अपना सिलेबस को भी कंप्लीट करते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपके एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों के नोट्स। सुपर सिलेक्शन नोट्स हैप्पी होली ऑफर चल रहा है, ₹189 में उपलब्ध है। पार्ट ए और पार्ट 2 दोनों मिलने वाला है, ठीक है। इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। इसी क्यूआर कोड पर आपको अभी ₹189 हैप्पी होली तक, ठीक है ना, होली तक आपको ₹189 पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, एमपी टेट के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको आगे के सारे प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी, ठीक है ना। आज हमने ये टॉपिक उठाया है, अगला भी टॉपिक आपका हम जो है उठाएंगे। तो ये इन्फोग्राफिक नोट्स भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको जो कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच करके आप लोग वो नोट्स ले लीजिएगा। चलिए अब हम वापस चलते हैं जहाँ पर अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए, तो हम पहुँच चुके थे डच और डेनिस, ये लोग यहाँ से जा चुके हैं, मतलब डेनिस लोग जा चुके हैं और डच के बारे में आपको बता दिए कि डच कैसे गए थे। अब हम बात करते हैं, जो मुख्य फोकस है हमारा वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे स्थापना हुई, कैसे ये आए भारत में, वो देख लेते हैं। 1600 में महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने चार्टर प्राप्त किया। महारानी एलिजाबेथ से मतलब कि कह सकते हैं कि परमिशन इन्होंने मांगी कि हम जा रहे हैं भारत, चले जाए क्या। एलिजाबेथ ने कहा जाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1608 में चार्टर इनको मिल गया, लेकिन 8 साल लग गए इनको कंपनी बनाने में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया, कहाँ पर? सूरत, ठीक है। और जहाज कौन सा था? तो हेक्टर जहाज से। ध्यान रखना, जो आपका कैप्टन हॉकिंस था वो हेक्टर जहाज से भारत में एंट्री लेता है। 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला ऐसा अंग्रेज था जो यहाँ पर आया था। उसके बाद में 1615 में सर टॉमस रो आया, ठीक है। टॉमस रो, व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली इसने, मुगल शासक से व्यापारिक छूट प्राप्त कर ली किसने? टॉमस रो ने, ठीक है। और व्यापार और कारखाने भी इसने धीरे धीरे स्थापित करने शुरू कर दिए, भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। इससे पहले पुर्तगाल लोग ऑलरेडी, अपने पुर्तगाली लोग जो हैं वो दक्षिण में अपना काम चला रहे थे, ठीक है। 1717 में क्या हुआ? तो 1717 में फर्रुखसियर का फरमान इनको प्राप्त हो गया, जिसे हम कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये रहा मैग्ना कार्टा, कंपनी का मैग्ना कार्टा इसको हम कहते हैं। फर्रुखसियर ने यह इनको प्रदान किया था कि आप पूरे भारत में, क्योंकि उस टाइम पे मुगल की सत्ता थी, पूरे भारत में कहीं पर भी फ्री में व्यापार कर सकते हैं। देखो फर्रुखसियर क्या था, फर्रुखसियर किसी बीमारी से ग्रसित था, फोड़ा हो गया था उसको, उसका फोड़ा ठीक ही नहीं हो रहा था, है ना। तो फर्रुखसियर को आराम कैसे मिला? तो सर टॉमस रो और जो मतलब 1717 में जो यहाँ से अंग्रेज लोग गए थे, तो अंग्रेज का एक डॉक्टर गया था, उस डॉक्टर ने अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करके उसके फोड़े को ठीक कर दिया। इससे फर्रुखसियर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा एक काम करो, तुमको हम पूरे भारत में छूट दे रहे हैं, कहीं पर भी तुम फ्री में अपना व्यापार कर सकते हो, और इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो फर्रुखसियर का फरमान इनको प्राप्त हो गया। अब ये खुद तो व्यापार करते ही करते थे, खुद तो व्यापार कर ही रहे हैं फ्री में, साथ ही साथ में इन्होंने इस मैग्ना कार्टा को, यानी कि इस फरमान को बेचना भी शुरू कर दिया, दूसरे व्यापारियों को भी देने लगे। जब दूसरे व्यापारी भी इसको लेकर के चलने लगे तो कहीं पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था और दूसरे व्यापारी भी व्यापार कर रहे थे, तो डबल फायदा उठाने लगे अंग्रेज, ठीक है। यानी खुद तो फ्री कर ही रहे हैं और दूसरों को भी फ्री में व्यापार करवा रहे थे। कहाँ कहाँ पर? बंगाल, गुजरात और हैदराबाद, यहाँ पर ये लोग फ्री में आराम से व्यापार कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। अब प्रमुख शहर और संस्थापक देख लेते हैं कि किस किसने कौन कौन से शहर की स्थापना की थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मद्रास की। मद्रास की स्थापना, जो मेन शहर हैं, मद्रास की स्थापना 1639 में हुई। किसने की? फ्रांसिस डे ने इसकी स्थापना की थी। और यहाँ पर एक किला बनाया था जिसे हम कहते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला, जो है मद्रास में स्थापित किया 1639 में। किसने? फ्रांसिस डे ने। उसके बाद में अगला महत्वपूर्ण शहर है बम्बई। तो बम्बई की स्थापना कैसे हुई? इसके पीछे बहुत बड़ी मतलब कहानी है, एक कह सकते हैं। 1668 में बम्बई की स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था? गेराल्ड ऑगियार जो है वो इसका संस्थापक था। और इसको दहेज में क्या हुआ? पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। देखो पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी जिनकी शादी किससे हो गई थी? मतलब कि जो ब्रिटिश शासक के राजकुमार थे उनसे इनकी शादी हो गई थी। तो जब उनकी शादी हो गई तो पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया भैया, ठीक है। तो अंग्रेज भी अपना इसमें बड़ा खुश हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पुर्तगालियों से दहेज में ये बम्बई प्राप्त हुआ था। 1668 में इसकी स्थापना की गई थी। गेराल्ड ऑगियार ने इसकी स्थापना की थी। कलकत्ता, ये भी उस टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण था। संस्थापक कौन है? जॉब चॉर्नॉक। यहाँ से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था तो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो जॉब चॉर्नॉक ने
1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना की। कौन कौन से गांवों को मिलाकर के इसकी स्थापना की? तो सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर, इनको मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की गई। यहाँ पर एक किला बनाया गया जिसे हम फोर्ट विलियम किला कहते हैं। नाम ध्यान रखना, फोर्ट विलियम किला कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कलकत्ता की स्थापना जॉर्ज चार्नोक ने सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर के की थी। ध्यान रखना है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब जब यहाँ पर ये सब चल रहा था तभी फ्रांसीसियों को खबर मिली कि यार वहाँ पर बहुत बढ़िया व्यापार कर सकते हैं हम, और अपन चलते हैं। फ्रांसीसियों की सेना भी अच्छी खासी थी, तो उन्होंने कहा अंग्रेजों को तो अपन वहाँ से भगा लेंगे। चलो, तो फ्रांसीसी आए 1664 में। फ्रांसीसी भारत में एंट्री लेते हैं। संस्थापक कौन है? कोलबर्ट है, जो लुई 14वें का मंत्री था। कोलबर्ट, ठीक है। तो लुई 14वें का मंत्री कोलबर्ट भारत में पहुंचा फ्रांसीसी कंपनी को लेकर के 1664 में। अब आगे क्या होता है? इन्होंने एक नीति चालू की। शुरुआत में इन्होंने कहा हम सहायक संधि की अवधारणा देते हैं, यानी हम लोग मिल करके अपना जो है व्यापार करेंगे, तुम भी करो हम भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में फ्रैंकोइस कैरन ने जो है सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। पहली फैक्ट्री, पहली खोटी, एक ही बात है। 1668 में फ्रैंकोइस कैरन के द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। फिर क्या हुआ? इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना कर दी। इन्होंने ये कहा भाई अपन तो जो है समुद्र के किनारे ही रहेंगे, ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, जिससे अपना व्यापार अच्छे से चलता रहे। तो पौंडीचेरी की स्थापना कर दी और इन्होंने कहा कि यहाँ पर फ्रांसीसी लोग ही रहेंगे, कोई अन्य बाहर का नहीं रह सकता है, ठीक है। तो फ्रैंकोइस मार्टिन के द्वारा पौंडीचेरी की स्थापना की गई। डुप्ले क्या है? डुप्ले ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रांसीसी, ठीक है। तो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? डुप्ले। पहले फ्रांसीसी लोग आए, पौंडीचेरी की स्थापना की, अपना व्यापार वगैरह कर रहे थे। उन्होंने कहा अपन को व्यापार करना है, व्यापार से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है। जैसा कि अंग्रेज लोग क्या है एंट्री ले रहे थे राजनीति में, कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो इन लोगों ने शुरुआत में तो कोई कुछ नहीं किया। लेकिन जब डुप्ले आया तो डुप्ले ने देखा यार अपन भारत की राजनीति में अगर एंट्री ले लेते हैं तो अपना और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो डुप्ले ऐसा पहला गवर्नर था जिसने भारत की राजनीति में एंट्री ली, और यह फ्रांसीसी गवर्नर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब अंग्रेजों को ये पता चला कि यार ये लोग तो मतलब कि भारत की राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं, तो ये आगे चल करके हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। डेनिस और डच तो ऑलरेडी चली गए हैं, पर ये लोग खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिर हुआ युद्ध, किसका? कर्नाटक युद्ध, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया है। चलिए, कर्नाटक युद्ध अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच में हुआ। पहला युद्ध 1746 और 48 के बीच में हुआ। 46 में चालू हुआ, 48 तक पहला युद्ध चला था। कारण क्या था? कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। देखो, लड़ वो लोग वहां पर रहे थे, कहाँ? अपने अपने घर पर। यानी कि कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज लोग जो हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो गया। अब युद्ध वहां पर हुआ था, लेकिन उसका असर भारत में दिखाई दे रहा था। भारत में भी ये आपस में लड़ गया, ठीक है। तो फिर ये युद्ध मतलब हटा कैसे? तो ये युद्ध जो है वो एक संधि हुई, ए ला सापेल की संधि। ए ला सापेल की संधि के बाद में प्रथम जो कर्नेटिक युद्ध था भारत और फ्रांसीसियों के बीच में, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, वो समाप्त हो गया। और सेंट थॉम का युद्ध जो है वो विशेष है। इस युद्ध में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद में दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ। ये क्यों हुआ? तो ये हुआ हैदराबाद में, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के। ये बेसिकली यहीं का आपस का युद्ध था। देखो, फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि हम हैदराबाद और कर्नाटक पर अपना अधिकार जमा ले, अंग्रेज इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। अंग्रेजों ने कहा चलो आओ दो हाथ कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, जो जीत जाएगा उसका हो जाएगा। तो 1749 से 54 तक ये युद्ध चला था। संधि हुई पौंडीचेरी की संधि, और पौंडीचेरी की संधि के साथ में ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। फिर हुआ तीसरा कर्नाटक युद्ध। ये फिर वही सिस्टम, वो लोग वहां पर लड़े और उसका असर जो है भारत में भी दिखाई दिया। सप्तवर्षीय युद्ध चलने लगा। कहां पर? विश्व में सप्तवर्षीय युद्ध चलने लगा, जिसका असर भारत में दिखा। और ये युद्ध खत्म कैसे हुआ? तो पेरिस की संधि हुई 1763 में। पेरिस की संधि होते ही वहां पर भी शांति हो गई विश्व में, और यहाँ पर भी शांति हो गई, ठीक है। इसके बाद में हुआ मुख्य रूप से, विशेष रूप से वांडीवास का युद्ध। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, और इसमें ये पूरी तरह से वास हो गए, यानी कि फ्रांसीसी भारत छोड़ करके चले गए। मतलब इन्होंने क्या किया कि हम यहाँ से जा रहे भैया, अपने पौंडीचेरी में रहेंगे, इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। और ये लोग जो है इस वांडीवास के युद्ध 1760 के द्वारा एकदम वास हो गए, और जो अंग्रेज हैं वो एकदम फ्री हो गए और भारत में अपना व्यापार चलाने लगे। अब ये वांडीवास का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो कुछ महत्वपूर्ण युद्धों को हम देख लेते हैं जो निर्णायक साबित हुए थे। कौन कौन से वो युद्ध हैं वो देखिए।
सबसे पहले हुआ था स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, ठीक है। ये पुर्तगालियों को बाहर भगाने वाला जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1612 में, अंग्रेज वर्सेस पुर्तगालियों के मध्य में युद्ध हुआ। परिणाम क्या हुआ, सूरत में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है। पुर्तगाली वहां पर हल्के पड़ गए, पुर्तगाली लोगों का भाई अपन जो है सूरत से निकल लेते हैं, सूरत को छोड़ देते हैं। तो स्वाली का युद्ध ये पूछा जाता है, अभी आपको एमसीक्यू में भी मिल जाएगा, पिछली बार ये पूछा गया है। स्वाली का युद्ध 1612 अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। अगला ये है बेदरा का युद्ध, अंग्रेज और डच के बीच में हुआ, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप डच शक्ति का अंत हो गया, डच यहां से भाग करके चले गए। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था, नाम आपको ध्यान रखना है, डेट भी कई बार पूछ ली गई है। उसके बाद ये है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, आयरकूट लड़ रहा था, ये भी पूछा जाता है। और फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली यहाँ पर लड़ रहा था। परिणाम क्या हुआ, भारत में फ्रांसीसियों के सपने का अंत हो गया। फ्रांसीसी जो सपना लेकर के आए थे कि भारत पर अपन शासन करेंगे, ये समाप्त हो गया और फ्रांसीसी केवल पौंडीचेरी तक ही सीमित रह गए। अंग्रेजों ने कहा चुपचाप अपने घर में चले जाओ, नहीं वो भी तुमसे छीन लेंगे, तो पौंडीचेरी में ही इनको सीमित कर दिया गया। वांडीवास का युद्ध महत्वपूर्ण है 1760, आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से, काउंट डी लाली जो है वो फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ रहा था। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को फिर से बता दें, शुक्ला सर स्पेशल एमपीटेट वर्ग 2 सोशल साइंस सुपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 7052547003 पर। आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको क्यूआर भेजा जाएगा, उस पर 189 लेकिन हैप्पी होली तक 189 का पेमेंट करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। मैथ और साइंस के भी नोट्स उपलब्ध है, ठीक है, तो वो मैथ और साइंस के क्लासेस में बता देंगे। सुपर सिलेक्शन नोट्स है, यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ में ये इन्फोग्राफिक नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। थ्योरी भी आपको मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेगा, नए पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे। पार्ट ए और मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस दोनों आपको मिलने वाला है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका पैडागोजी होता है वो भी मिलेगा, और मेन सब्जेक्ट आपका जो 80 नंबर का आता है ये भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से व्हाट्सअप कर लीजिए, जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सअप करके फोन पे नंबर ले लेंगे और पेमेंट करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण उपयोगी जो आपके तथ्य हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। तो ये शब्द आता है कि भाई इंटरलोपर्स, ये इंटरलोपर्स क्या है, तो अवैध निजी व्यापार करने वाले जो अंग्रेजी व्यापारी थे उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। सर ये अवैध निजी व्यापार कैसे करेंगे, तो देखो उनको मैग्ना कार्टा प्राप्त हुआ था ना भाई, परमिशन उनको प्राप्त हुई थी, उसी परमिशन को ये लोग बेच देते थे, जो निजी वहां पर वो आते थे व्यापार करने, तो डबल फायदा जो कमा रहे थे। तो जो लोग निजी उस मैग्ना कार्टा का उपयोग करके निजी रूप से व्यापार कर रहे थे उनको इंटरलोपर्स कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा गया है। चलिए अगला, इनकी सफलता का कारण क्या था, पूछते भाई अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण क्या था। तो देखो अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। और बंगाल का राजस्व जो है भाई, बंगाल उस टाइम पर आज का जैसे कि नोएडा है ना, नोएडा ऐसे बंगाल हुआ करता था, मतलब कि बहुत अच्छी वहां से टैक्स इनको मिलता था। और बंगाल पर इन्होंने अपना स्थापित कर लिया था, बंगाल को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो बंगाल का राजस्व इनको मिलता था, बढ़िया से टैक्स मिलता था, और अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति भी अच्छी थी। इस वजह से ये दोनों मिलकर के अंग्रेजों की सफलता का मुख्य कारण बने थे। चलिए अब एक थी ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल त्रासदी भी पूछी जाती, कब हुई थी, 1756 में ये ब्लैक होल त्रासदी हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, सिराजुद्दौला ने करवाई थी। और इसको देखने वाला कौन था, होलवे, होलवे ने इस त्रासदी को देखा था। इस वजह से ये प्रश्न भी बनता है कि भाई कौन से अंग्रेज ने ब्लैक होल त्रासदी 1756 की घटना को अपनी आंखों से देखा था, तो होलवे ने देखा था, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। स्थापना की बात करते हैं तो सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज जो फोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, जो पूछा जाता है मद्रास में। और फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थापित किया गया था, कलकत्ता में। इन दोनों का आपको स्थान याद रखना है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ लेते हैं। बाकी आपको एमपीटेट वर्ग 2 का परीक्षा पैटर्न पता ही है क्या है, कुल अंक 150 का पेपर होता है, मुख्य विषय आपका सोशल साइंस, 120 प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में नेगेटिव नंबर इस बार हो सकता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए एमपी के एग्जाम में, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया, एग्जाम डेट दी है, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कोशिश करेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। पात्रता आपको पता है बीएड डीएड होना चाहिए, समय 2.5 घंटे का ये एग्जाम होता है। चलिए अब सक्सेस जंक्शन को फटाक से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सफलता की शुरुआत आपकी यहीं से होने वाली है, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए अब हमने थोड़ा सा थ्योरी कवर कर ली है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अपना प्रैक्टिस सेट। बाकायदा 50 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। जो पिछली बार पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई शुरुआत कर लेते हैं। कलर यहाँ पर चेंज कर लें, ब्लू कर लेते हैं।
तो एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे हुआ, यहाँ से कितने कुछ प्रश्न बने थे, कौन कौन से पीवाईक्यू बने थे, कौन कौन से आगे आ सकते हैं, उन सबको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी नोट्स के बारे में आप बता चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसी पर आप लोग जो है अपने कंप्लीट नोट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो, तो पहला प्रश्न अभी अभी आप पढ़ करके आए हो। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत में सबसे निर्णायक कारक क्या था? किस वजह से फ्रांसीसी लोग जो है वो हार गए थे और इंग्लिश लोग जो है यानी कि अंग्रेज लोग जो हैं वो जीत गए थे? कौन सा कारण था? देखो, ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सीधे अपन आंसर की ओर चलेंगे। तो इसमें आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल पर नियंत्रण के कारण अंग्रेजों की बेहतर वित्तीय स्थिति। अभी आपको पता था ना, बंगाल से इनको टैक्स बहुत अच्छा प्राप्त होता था और नौसैनिक शक्ति भी इनकी बहुत बढ़िया थी, तो बंगाल पर इनका नियंत्रण ऑलरेडी था, यहाँ से इनको बहुत अच्छा राजस्व प्राप्त होता था। तो बंगाल पर नियंत्रण के कारण अंग्रेजों की बेहतर स्थिति थी, जिस वजह से अंग्रेज फ्रांसीसियों से जीत गए थे। अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति की श्रेष्ठता भी थी, ये भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। अब यही पूछते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर पैसा नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे पास कितनी शक्ति है ना, क्योंकि तुम अपने नौसेना को अगर पेमेंट नहीं दे पाओगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो लड़ेंगे ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? बंगाल पर नियंत्रण के कारण अंग्रेजों की बेहतर वित्तीय स्थिति, और यही माना भी है एमपीएसबी ने अपनी आंसर की में। चलिए देखिए, तो बंगाल से प्राप्त असीमित राजस्व ने अंग्रेजों को दक्षिण भारत में युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय मजबूती दी, जबकि फ्रांसीस जो हैं वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। देखो, फ्रांसीसी क्या थी? सरकारी कंपनी थी ना, तो फ्रांसीसियों को सरकार से लेना पड़ता था पैसा। सरकार ने कहा यार तुम यहाँ से वहाँ व्यापार करने गए हो कि मतलब हमको हमको ही खर्चा देना पड़े तो क्या मतलब है? जैसे पहले वर्ग 3 वाले नहीं होते थे, वर्ग 3 वालों को 5,000 रुपये मिलते थे, ठीक है ना, शुरुआत में संविदा पर भर्ती आई थी। पता चला भाई नौकरी तो लग गई सरकारी, लेकिन घर से पैसा वहाँ करके खर्चा चल रहा है, तो वही सिस्टम था। फ्रांसीसियों के जो सरकार थी उसने कहा भाई तुम हमको फ़ायदा देने के लिए गए हो कि लड़ाई करके हमारे पैसा बर्बाद करने गए हो? तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रांसीसियों की सरकारी कंपनी थी उसने पैसे देने से मना कर दिया, फ्रांसीसियों की सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया, जिससे उनकी यहाँ पर हार हुई। और सैनिक ही नहीं बचे लड़ने के लिए तो क्या करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से चलेंगे, 50 प्रश्न करने हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? किस लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंद महासागर पर पुर्तगाली वर्चस्व स्थापित करना। वही अभी हमने आपको बताया था कि महासागर पर अपना वर्चस्व हो जाएगा तो जो भी इधर से जहाज आएगा पहले हमको टैक्स देगा, उसके बाद अंदर जा पाएगा। डबल फायदा लेना चाहते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में कहीं के नहीं रहे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसेना को सबसे बड़ी शक्तिशाली बनाना था और समुद्री व्यापार पर एकाधिकार करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से पौंडीचेरी वापस प्राप्त किया था? तो बताइए कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि 1763 में हुई थी, जिसके द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों से पौंडीचेरी वापस प्राप्त कर लिया था। चलिए देखिए, तो वहाँ पर पता ही आपको लड़ाई हुई थी, फिर पौंडीचेरी की संधि में कहा एक काम करो, अंग्रेजों ने जो पौंडीचेरी से छीन लिया था, अंग्रेजों ने कहा तुम एक काम करो, ये पौंडीचेरी तुमको दे दी रहे हैं और चुपचाप पौंडीचेरी में रहो, इधर आने की जरूरत तुमको है नहीं, ठीक है ना। तो 1763 की पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को लौटा दी, लेकिन वे अब वहाँ किलाबंदी नहीं कर सकते थे, यानी कि अब जो फ्रांसीसी हैं वहाँ पर किला वगैरह नहीं बना सकते थे, जो काम करेंगे अंग्रेजों के अकॉर्डिंग वहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं। थोड़ी सी थ्योरी करा दे रहे हैं, प्रश्न करा दे रहे हैं, केवल थ्योरी कराएं या फिर केवल प्रश्न कराएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता देना, है ना। चलिए हम यही चाहते हैं कि आपकी बढ़िया से अच्छे से तैयारी हो जाए, फ्री में आपकी तैयारी हो जाए, कोई आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़े, है ना। तो यही आप थ्योरी पढ़ लेंगे और ये आपका क्वेश्चंस लगा लेंगे तो आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। टॉपिक वाइज हम लेकर के चल रहे हैं, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में डचों की विफलता का प्राथमिक कारण क्या था? डच क्यों विफल हो गए थे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडोनेशिया द्वीप समूह और मसाला व्यापार पर अत्यधिक ध्यान। देखो डचों का फोकस ही था, डच तो इंडोनेशिया ही जा रहे थे, वो फालतू में इधर चले आए थे ना, उनका मुख्य उद्देश्य था भाई इंडोनेशिया पर जाना, तो उनका ध्यान भी यहीं पर बना रहा। कहाँ पर? इंडोनेशिया पर। उन्होंने भारत पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया और इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। उनका देखो ऐसा है,
हम पिटाई कर देंगे तुम्हारी, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ जहाँ के लिए आए थे, ठीक है ना, यहाँ फालतू में दखलंदाजी मत करो। उन्होंने कहा चलो ठीक है भैया, तो वो वापस में कहाँ चले गए, इंडोनेशिया चले गए और फिर लौट करके भारत नहीं आए। तो डचों को यहाँ से जाने का मुख्य रीजन क्या था, इंडोनेशिया के प्रति जो है उनका ज़्यादा ध्यान वहाँ पर था, इस वजह से डच यहाँ से चले गए। तो डचों का मुख्य ध्यान इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर था, इसलिए उन्होंने भारत में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई थी और थोड़ी बहुत लड़ाई करके वो चले गए वापस से इंडोनेशिया। चलिए, प्रश्न है कि पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर को किस सुल्तान से गोवा छीना था। मतलब बीजापुर का सुल्तान था, उसका नाम क्या था जिससे इन्होंने गोवा को छीन लिया था, तो अभी बताया था यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था, ठीक है ना। तो अल्बुकर्क ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का आधार बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री 1611 में कहां पर स्थापित की थी। अभी आपको बताया था मूसलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी स्थापित की थी। देखिए, तो अंग्रेजों की दक्षिण भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में या फिर मूसलीपट्टनम में खुली थी, आपको ध्यान रखना है। चलिए 7 नंबर, स्वाली का युद्ध। हमने कहा था ना, पिछली बार पूछा गया था, स्वाली का युद्ध जो 1612 में हुआ था, किन दो शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। तो ये अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य में 1612 में स्वाली का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। देखो, तो कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया, जिससे जहांगीर प्रभावित होकर उन्हें सूरत में व्यापार की अनुमति दी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, जहांगीर जो है प्रभावित हो गया कि भाई यार अंग्रेज तो बहुत मतलब कि पावरफुल है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जहांगीर ने प्रभावित होकर के सूरत की व्यापारिक मान्यता किसको प्रदान कर दी, अंग्रेजों को प्रदान कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था जिसने भारतीय शासकों के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करना शुरू किया था। तो अभी आपको बताया था, जो फ्रांसीसी लोग भारत में ज़्यादा मतलब कि इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन डुप्ले एक ऐसा गवर्नर आया जिसने कहा यार भारत की जो आंतरिक शक्तियाँ चल रही हैं इसमें अपन जो है इंटरफेयर करेंगे और आंतरिक झगड़ों में फ़ायदा उठा करके, यानी जो अंदर अंदर जो राजा आपस में लड़ रहे हैं, इन राजाओं को लड़ा करके अपना फायदा यहाँ पर हो जाएगा। तो डुप्ले ने भारत की आंतरिक राजनीतिक जो है तो इसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। तो डुप्ले ने ही भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर क्षेत्र प्राप्त करने की यूरोपीय नींव की, मतलब यूरोपीय राजनीति की नींव रखी थी कि हम जो है राजाओं से जो आपस में लड़ रहे हैं किसी एक की तरफ हो जाया करेंगे, फिर उनसे जो है उनका थोड़ा सा स्थान ले लिया करेंगे जहाँ पर अपना जो है व्यापार किया करेंगे। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाले कालीकट के हिंदू शासक की उपाधि क्या थी। तो ध्यान रखना, जमोरिन उपाधि थी। हिंदू शासक का नाम अलग था, जमोरिन जो है वो एक उपाधि हुआ करती थी। जो भी वहाँ पर हिंदू शासक बनता था उसको जमोरिन कहा जाता था, ठीक है ना। जैसे आज राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं, वैसे जमोरिन कहते थे। तो जमोरिन जो है वो जिसने वास्को डी गामा की 1498 में स्वागत किया था। चलिए आगे देखते हैं। पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला दुर्ग, पहला फोर्ट कहाँ पर निर्मित किया था। तो कोचीन में। अभी बता देना, कोचीन केरल में पुर्तगालियों ने अपना पहला फोर्ट स्थापित किया था। 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था। 11 नंबर, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पर ये लोग क्या है अपना पूरा आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। अगर कोई आएगा तो टैक्स दो, नहीं टैक्स दोगे तो लूटपाट कर लेंगे। तो ये पुर्तगालियों ने जो है हुगली को, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, इसको समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था। वहाँ से ये लोग टैक्स को मतलब उठाया करते थे। तो पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री डकैती के कारण शाहजहां ने 1632 में उन्हें हुगली से खदेड़ दिया। यार देखो, ये लोग क्या है कि हुगली में रहते थे और लूटपाट करते थे, तो जो भी भारत में आता था तो शाहजहां से कहता था कैसे तुम मुगल शासक हो, हम बंगाल की खाड़ी से आ रहे थे, हमको लूट लिया। शाहजहां का ये है कौन यार, पता चला कि पुर्तगाली है। तो 1632 में क्या किया, शाहजहां ने वहाँ से उनकी पिटाई कर दी, तुम लोग यहाँ से निकलो, नहीं बहुत पिटाई होगी, एक तो हमारे यहाँ मेहमान बन के आया, ऊपर से जो लूटपाट भी कर रहा है। तो शाहजहां ने 1632 में हुगली से उनको खदेड़ दिया था। अगला, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मंत्री के प्रयासों से हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना किसने की थी। तो ये की थी कोलबर्ट ने, जो लुई 14वें का मंत्री था, ठीक है ना। तो कोलबर्ट ने यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। तो देखिए 1664 में लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना, इसका नाम क्या था, कंपनी देश ओरिएंटल जो है इनकी कंपनी का नाम था। आगे 13 नंबर, थोड़ी सी तबीयत खराब है, माइंड मत करना। चलो, अंग्रेजों ने मुंबई किससे प्राप्त किया था। तो भाई पुर्तगालियों से इनको दहेज में जो है मुंबई प्राप्त हुआ था, ठीक है। देखिए, पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपहार के रूप में 1661 में मुंबई अंग्रेजों को दहेज में दिया गया था।
अगला, बेदरा का युद्ध 1759 ने भारत में किस यूरोपीय शक्ति के पतन निश्चित कर दिया? कौन सी यूरोपीय शक्ति थी जो बेदरा के युद्ध के बाद में जो है भारत से एकदम सिस्टम खराब हो गया था उनका? ये थे डच जो है वो 1759 में फ्रांस मतलब कि अंग्रेजों से हार गए थे और बेदरा के युद्ध के बाद में ये लोग चले गए थे। वनडीवास का युद्ध आपको पता है, वनडीवास का युद्ध 1760 में हुआ जिसने फ्रांसीसियों के सपने को खत्म कर दिया था। ठीक है, देखिए, तो अंग्रेजों ने डचों को बेदरा के युद्ध में हरा करके भारत से उनकी राजनीतिक शक्ति को खत्म कर दिया और डच कहाँ पर चले गए? वापस से इंडोनेशिया चले गए। डचों ने अपनी पूरी पावर भी यहाँ पर नहीं लगाई थी क्योंकि उनका ध्यान इंडोनेशिया पर ही था। चलिए, कर्नाटक, जो कर्नाटक युद्ध था किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच में लड़े गए थे? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे जिसमें जो है पौंडीचेरी की संधि हुई थी दूसरे कर्नाटक युद्ध में, और अंग्रेजों ने पौंडीचेरी वापस कर दी और कहा कि भाई तुम पौंडीचेरी में ही रहोगे, पौंडीचेरी से आगे नहीं निकलोगे, फ्रांसीसियों को बोल दिया, और ये भी बोला कि तुम वहां पर किलाबंदी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो 16 नंबर, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? कहां पर फ्रांसीसी लोग नहीं रहते थे? माहे, पौंडीचेरी, गोवा या फिर चंद्रनगर? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि गोवा पर तो भाई पुर्तगाली लोग रहते हैं ना, फ्रांसीसी नहीं रहते थे। चलो, गोवा जो है पुर्तगालियों का क्षेत्र था, फ्रांसीसियों का नहीं था क्योंकि यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को 1510 में छीन लिया था पुर्तगालियों ने। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? थोड़े टाइम के लिए आए थे, ट्रांके बार में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, बाद में अपनी बस्तियों को अंग्रेजों को बेच करके वो लोग भी यहाँ से भाग गए थे। तो डेनिश ने 1620 में ट्रांके बार तमिलनाडु में अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। अगला, वॉन्डीवास 1760 का युद्ध जो है अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें किसने किया था? तो सर आयरकूट ने किया था, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्या था, इनका सेनापति था, बहुत ज्यादा मतलब चालाक किस्म का था। ठीक है ना, उधर से जो डी लाली लड़ रहे थे, डी लाली तो लाली ही हो गई उनकी, ठीक है ना, वो मतलब कि जीत नहीं पाए और वहां उस युद्ध में उनको हारना पड़ा था। तो सर आयरकूट ने वॉन्डीवास के युद्ध में फ्रांस मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व किया था और फ्रांसीसियों के सेनापति लाली को हरा करके भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का अंत कर दिया था। 19 नंबर, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मद्रास में स्थित है। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, दो जो फोर्ट है आपको ध्यान रखना है, एक कोलकाता वाला एक मद्रास वाला। फोर्ट विलियम कोलकाता में है और ये जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो मद्रास में। अंग्रेजों के किले का नाम था, ठीक है ना, अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी फोर्ट सेंट जॉर्ज की। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है भाई, कॉटेज व्यवस्था का संबंध किससे था? किसने कॉटेज प्रणाली की शुरुआत की थी? अभी बताया था पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार परमिट की जो स्थापना की थी उसको हम कॉटेज प्रणाली कहते हैं ना, पीछे बता दिया था आपको, इसलिए हमने कहा था कि कुछ ऐसी नाम है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। तो कॉटेज प्रणाली जो है पुर्तगालियों के द्वारा एक समुद्री परमिट हुआ करता था। तो पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए कॉटेज को जारी किया गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मद्रास की स्थापना 1639 में किसने की थी? तो फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना 1639 में की थी, ध्यान रखना है आपको। फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे में लेकर के फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव डाली थी। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता की नींव किन 3 गांवों को मिलाकर के रखी गई थी? महत्वपूर्ण है, पिछली बार पूछा गया है। तो अभी आपको बताया था सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर के कोलकाता की स्थापना की गई थी। जॉर्ज चौरनॉक ने 1690 में 3 गांवों को जिम्मेदारी पर लेकर के इसकी स्थापना की थी, कलकत्ता को बसाया था। 23 नंबर, 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आया था? तो पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में भारत में आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी इसकी थी, ठीक है ना। तो अल्मीडा प्रथम वायसराय था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी क्यों दी थी अभी आपको हमने बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत हो गया था? तो ये पौंडीचेरी की संधि थी। पौंडीचेरी की संधि हुई दूसरे कर्नाटक युद्ध में। अंग्रेजों ने कहा देखो देखो तुमको पौंडीचेरी हम दे दे रहे हैं, इसी पौंडीचेरी में रहना, इस तरफ आने की जरूरत है नहीं, तुमको नहीं, यहाँ से ही भगा देंगे, पौंडीचेरी भी छीन लेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1754 में ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था और इसकी संधि हुई थी। 25 नंबर, अंग्रेजों की सफलता का रहस्य भारत में क्या था? भारत में अंग्रेज लोग सफल क्यों हुए थे वो देख लेते हैं। देखो, भारतीय राजाओं में एकता की कमी थी, है ना। अगर जो अंग्रेज जिसके घर पर जाते थे तो वो राजा खुश हो जाता था कि भाई चलो अंग्रेज आ गए हैं, अब तो अपन पावरफुल हो गए, ठीक है ना। तो पहली बात तो इनमें जो है एकता की कमी थी। दूसरी, आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण अंग्रेजों के पास में था, है ना। इनके पास में तोपें थी, बंदूकें थी और श्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति थी, ठीक है। और चौथा इसमें और भी जोड़ सकते हैं क्योंकि बंगाल से इनको टैक्स मिला करता था। तो ये 4 ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज यहाँ पर सफलतापूर्वक इन्होंने अपनी पूरी स्थापना कर ली। 200 वर्षों तक फिर इन्होंने शासन किया था। तो कूटनीति, सैन्य शक्ति और भारतीय फूट इनका मुख्य कारण थे जिसकी वजह से अंग्रेज जो है वो भारत में सफल हुए। 26 नंबर, पुर्तगालियों ने अपनी
राजधानी कोचीन से गोवा कब स्थानांतरित की थी? तो 1530 में ये लोग जो है कोचीन से अपनी राजधानी को गोवा ले आए। 1510 में गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, वहाँ पर बढ़िया-बढ़िया काम वाम करवाए और उसको राजधानी बना दिया 20 साल में, और फिर कोचीन जो उनकी राजधानी हुआ करती थी, उसको गोवा लेकर के चले गए थे। गवर्नर कौन था जो गोवा लेकर गया था? तो नीनो डी कुन्हा ने 1530 में राजधानी बदली थी, ये पूछा जाता है। कौन गवर्नर था? नीनो डी कुन्हा था, ठीक है? आगे देखिए, इंटरलोपर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अभी आपको बताया था, पुर्तगाली जो समुद्री डाकू हुआ करते थे, या फिर डच एजेंट थे, या अवैध निजी व्यापार करने वाले अंग्रेजी व्यापारी थे, या मुगल दरबार में यूरोपीय राजदूत थे, कौन थे? तो आपको बताया था भाई अवैध निजी व्यापार, वही जो लोगों ने परमिट प्राप्त किया था उस परमिट को वो लोग बेच देते थे, ठीक है ना? तो जो अवैध रूप से निजी व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे उनको इंटरलोपर्स कहा जाता था। तो कंपनी के एक अधिकार के खिलाफ व्यापार करने वाले स्वतंत्र अंग्रेज जो थे उनको हम इंटरलोपर्स कहते हैं। आगे बढ़िए, 28 नंबर, 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत कौन पहुंचा था? तो ये कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचा था, ठीक है? तो विलियम हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था, जहांगीर से मिला था। तंबाकू की आदत जो है जहांगीर को इसी ने डलवाई थी, ठीक है? आगे, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में कब स्थापित की थी? तो बताइए कब स्थापित की थी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री? 1664 में, 67 में, 68 में, या फिर 72 में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1668 में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस संधि के तहत दी गई थी? तो इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, 1765 में शाह आलम द्वितीय के द्वारा संधि हुई, जिसमें राजस्व का अधिकार जो है वो अंग्रेजों को मिल गया था, और यही इसकी मुख्य वजह थी, जहां से बहुत ज़्यादा राजस्व मिलता था और वो आसानी से अपना काम यहाँ पर चला सके। प्रश्न बनता है भाई, डच लोग जो हैं वो डच कहाँ के निवासी थे? तो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी? ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना कि जो हॉलैंड और नीदरलैंड के जो लोग थे उनको हम डच कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अभी आपको पता था, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू हो गया, इन सब की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है? अगला, और ये पहली प्रेस लगी कहाँ पर थी? गोवा में लगी थी 1556 में, ये भी आपको ध्यान रखना है डेट। 33 नंबर, प्रश्न है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक था वो था अल्बुकर्क, ठीक है? और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला कौन था? गवर्नर था। ब्लू वाटर पॉलिसी चालू की थी। अल्बुकर्क ने ही साम्राज्य विस्तार की और गोवा को विजय किया, इसलिए इसको प्रथम संस्थापक माना जाता है। अंग्रेजों ने किस मुगल सम्राट से शाही फरमान प्राप्त किया था 1717 में? तो फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया, और इसी को जो है बाकी व्यापारियों को बेचने लगे थे, जिन्हें हम उन व्यापारियों को इंटरलोपर्स कहते हैं, ठीक है? तो फर्रुखसियर से इन्होंने ये व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था। फर्रुखसियर ने इसे व्यापारिक फरमान दिया और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डचों ने पुलिकट में जो सोने के सिक्के ढाले उन्हें क्या कहा जाता है? तो डचों के द्वारा ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहते हैं? इनको हम पैगोडा कहते हैं। इसके बारे में भी अभी आपको बताया था, है ना? तो पैगोडा सही आंसर हो जाएगा। यूरोपियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहली वाली स्लाइड में हमने आपको यूरोपियों के आगमन का सही क्रम बताया था। तो ये रहे 4 ऑप्शन, और सही ऑप्शन होगा सबसे पहले पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में गया कौन? तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे लास्ट में आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन है? गेराल्ड ओंगियार जो है ये मुंबई का वास्तविक संस्थापक है। इसके बारे में भी आपको ऊपर बताया है हमने, ठीक है? आगे देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों का सबसे अंत में कौन गए? तो सबसे अंत में कौन गए? वही फ्रांसीसी, सबसे लास्ट में आए भी थे और सबसे लास्ट में गए भी यही। आगे बढ़ते हैं, पुर्तगाली गए थे यार, सॉरी वो दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया। पुर्तगाली गए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली भारत से गए थे, ठीक है? और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेना, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, लेकिन सबसे लास्ट में गया कौन था? जो सबसे पहले आया था। पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए थे, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, है ना? चलिए, 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को विदा कर दिया गया, ठीक है? तो भारत ने ऑपरेशन विजय चालू किया। ऑपरेशन विजय के बाद में 1961 में गोवा से जो है पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए थे, ठीक है? और पौंडीचेरी से फ्रांसीसी लोग गए थे। अगला देखिए,
वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से भारत पहुंचा था। ये आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार पूछा गया। केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। एक बार फिर से आपको बता दें, जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में गया, यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में 1961 में गोवा से पुर्तगाली गए थे। भारत सरकार ने इनको हटाया था। तो अफ्रीका के दक्षिणी किनारे केप ऑफ गुड होप से वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली भारत में कौन सी फसलें लेकर के आए थे? तो पुर्तगाली क्या क्या कर लेकर आए? देखो, तंबाकू ले आए, मक्का ले आए, आलू ले आए, लाल मिर्च ले आए, अनानास और पपीता, ये सारी फसलें पुर्तगाली ही भारत में लेकर के आए थे। एक ही चीज़ खराब लेकर आए थे, जो है तंबाकू। चलिए, पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो ये फ्रांसीसियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो इसकी स्थापना की किसने थी? तो फ्रैंकोइस मार्टिन ने इसकी स्थापना की थी, जो फ्रांसीसी था। चलिए 42 नंबर देखिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आखिर पहला कर्नाटक युद्ध हुआ क्यों था? तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया, इसलिए पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। ध्यान रखना है। जो ऑस्ट्रिया वाला सिस्टम था वो भी इसी वजह से था। ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकारी की लड़ाई क्यों हुई थी? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया गया ऑस्ट्रिया में, जिसका असर भारत में भी दिखा और पहला कर्नाटक युद्ध हुआ भारत में। और कैप्टन बर्नौट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ना तात्कालिक कारण बना था। अगला अगला है गोल्डन फरमान किस सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को 1632 में दिया गया था? वही शाही फरमान जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था गोलकुंडा का जो सुल्तान था उसके द्वारा अंग्रेजों को गोल्डन फरमान दिया गया था ना। गोल्डन फरमान अलग है, शाही फरमान अलग है। शाही फरमान फर्रुखसियन ने 1717 में दिया था और गोल्डन फरमान जो है वो गोलकुंडा के सुल्तान ने दिया था। तो 500 पैगोडा सालाना के बदले गोलकुंडा के बंदरगाहों को मुफ्त व्यापार की अनुमति मिली थी। ठीक है, पैगोडा डचों के द्वारा स्थापित किया गया, सोने के सिक्के हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 500 पैगोडा जो है वो गोलकुंडा के सुल्तान को दिए जाएंगे। तो गोलकुंडा ने गोल्डन फरमान जारी कर दिया। जैसे आजकल गोल्डन वीजा नहीं है, दुबई में गोल्डन वीजा दिया जाता है, संजय दत्त को मिला है, शाहरुख खान को मिला है, तो इसी तरह से जो है गोल्डन फरमान दे दिया गया था। चलिए 44 नंबर, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य व्यापारिक उद्देश्य क्या था? डच क्यों आए थे? मसालों के लिए आए थे और फिर वो लोग कहाँ चले गए? इंडोनेशिया चले गए, मसालों के ही व्यापार के लिए आए थे। इसी वजह से वो भारत पर ज़्यादा फोकस कर भी नहीं पाए थे। चलिए अगला, चिनसुरा बंगाल में किस यूरोपीय शक्ति का प्रसिद्ध किला बना हुआ है? चिनसुरा बंगाल में। तो चिनसुरा बंगाल में डचों की जो है मतलब कि एक किला है जो चिनसुरा के नाम से फेमस है, बंगाल में है। तो डचों का ये फोर्ट है, ध्यान रखना। यहाँ डचों का फोर्ट गुस्ताव भी स्थित है, तो फोर्ट गुस्ताव भी चिनसुरा में ही स्थित है। अगला, सेंट थॉम का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था? तो पहले कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉम का युद्ध हुआ था, ये भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, ऊपर हमने आपको बता भी दिया है डिटेल में। चलिए, फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन की सेना के बीच में लड़ा गया था सेंट थॉम का युद्ध। अगला प्रश्न है 47, अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो देखो, दक्षिण वाली हमने आपको बता दी, मसूलीपट्टनम में दक्षिण में खोली थी, लेकिन कह रहे हैं कि बंगाल में कहाँ पर खोली थी? तो बंगाल की हुगली में इन्होंने जो है अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। किसने? अंग्रेजों ने। चलिए, ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में पहली फैक्ट्री खोली गई थी। दक्षिण वाली ध्यान रखना, दक्षिण वाली कई बार पूछ लेते हैं, मसूलीपट्टनम में खोली थी। 48, किस यूरोपीय शक्ति ने अपनी भारतीय बस्तियां 1845 में अंग्रेजों को बेच दी थी? तो वही डेनिश, जो डेनमार्क से आए थे, डेनिश लोग डेनमार्क से आए थे। इन लोगों ने अपनी जो जितनी भी इनकी कोठियां थी वो सब अंग्रेजों को बेच करके और यहाँ से भाग गए थे। अगला, ब्लैक होल त्रासदी ये किस शहर से संबंधित है? कौन से शहर में हुई थी? मद्रास, सूरत, कलकत्ता, बॉम्बे। कहाँ पर ये ब्लैक होल त्रासदी हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। तो कलकत्ता में ब्लैक होल जो है त्रासदी हुई थी, जिसमें अंग्रेजों को एक छोटे से घर में, मतलब कमरे में बंद कर दिया गया था और जो होल नामक व्यक्ति था उसने इन मतलब कि इनको पूरी तरह से देखा था और उसने जो है अंग्रेजों को जाकर के बताया था। देखिए, 1756 में सिराजुद्दीन के द्वारा फोर्ट विलियम जीतने के दौरान यह घटना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? किस वजह से पुर्तगाली लोग यहाँ से भाग गए थे या फिर पुर्तगाली लोग कमजोर पड़ गए थे? क्या रीजन था? तो धार्मिक असहिष्णुता, मतलब धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा कट्टर थे वो लोग। ठीक है, अंग्रेजों और डचों से इनकी कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई थी। अगला, ब्राज़ील की, इन लोगों ने जो है ब्राज़ील की खोज कर ली थी, तो ये लोग मुख्य रूप से अब ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा फोकस कर गए और यही एक कारण था जिसकी वजह से ये लोग पुर्तगाली लोग भारत में कमजोर हो गए और गोवा तक ही सीमित रह गए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो धार्मिक कट्टरता, प्रतिस्पर्धा और ब्राज़ील पर अधिक ध्यान देने की वजह से ये लोग यहाँ पर जो है सफल नहीं हो पाए और कुछ दिनों के बाद यहाँ से मतलब कि गोवा तक ही सीमित रह गए, भारत में इन्होंने एंट्री नहीं की। अब ये कुछ आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस का रिजल्ट अभी आया है, तो जिन लोगों ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स लिए हैं वो लोग क्वालिफाई हुए हैं और उन्होंने जो है अपना स्क्रीनशॉट भी हम भेजा, अपना स्कोर भी हमको जो है शेयर किया है। 87.69 नंबर, 81 नंबर इनके एमपी पुलिस में आए हैं। फिजिकल इनका बढ़िया है, अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
ये देखिए एमपीएसआई के नोट्स दिए थे इन भाई ने। सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे, एसआई और कांस्टेबल दोनों एग्जाम में। कांस्टेबल का इन्होंने रिजल्ट भी शेयर किया है, क्वालिफाई हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी वर्ग 2 का अपना नोट्स लेकर के बढ़िया से तैयारी कीजिए। इन्फोग्राफिक नोट्स भी आपको दी जाएंगे, जितने प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो अभी होली तक आपको ये नोट्स मात्र 189 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। होली के बाद में ये वापस से 299 रुपये के हो जाएंगे। तो होली तक आप लोग जल्दी से ये नोट्स ले लीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप लोग पेमेंट मतलब कि आप लोग मैसेज करके फ़ोनपे नंबर भी ले सकते हैं, या फिर क्यूआर के द्वारा भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना भाई। अगली वीडियो इसी पर डिपेंड करेगी कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं और कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। मेहनत हम कर रहे हैं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक वाइज जो है प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे आप लोगों के सहयोग से। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।